हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपकी काफ़ी दिन से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो आज से हम क्लासेस शुरू करते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने बाकी के पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में से बाकी क्लासेस देख सकते हैं और लास्ट तक बने रहे, जिससे कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो जो सीरीज़ चल रही है आपकी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सिलेक्टेड पढ़िए और सिलेक्ट हो जाइए। तो जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो वो उन्होंने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया होगा तो उनके काफ़ी क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। कह रहा है बच्चों का ध्यान भंग हो जाता है और ये एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक, मैंने पहले भी बताया था, गलाघाट प्रतियोगिता नहीं चलेगी, प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विभिन्न ऑब्लिक, पता नहीं क्या है यहाँ पर, खैर विभिन्न रुकावट पैदा करती है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप का उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। देखो, मैं पहले भी बताया था कि बच्चों के बीच में गलाघाट प्रतियोगिता नहीं चलेगी। ठीक है, बच्चे के बारे में गलत नहीं कहना है, हमें बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना है। ठीक है, तो समूह में पढ़ाने और पढ़ने सहायता करने से क्या होता है, सोशलाइजेशन अच्छा होता है, जैसे बाइगोस्की कहते हैं बच्चा ग्रुप में ही सीखता है, यानी कि बच्चा अपने आप से बातें करता है, सो व्यक्तिगत वार्ता भी बोलते हैं। तो समूह में सीखने से क्या होता है, काफ़ी चीज़ों का विकास होता है, इसमें भाषा का भी विकास अच्छे से हो जाता है। ठीक है, और अगर बहुभाषिक कक्षा चल रही है तो उसमें भी काफ़ी चीज़ों का विकास होता है, बच्चों में सब एक दूसरे की भाषा सीख जाते हैं। तो यानी कि हमें ऑप्शन कौन सा काटना है, पहले ये देखिए। कह रहा है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, मैंने कहा था कि बच्चों के बारे में गलत नहीं चलेगा। कह रहा है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि प्रतियोगिता उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। बच्चों में भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब तक आपको ऑप्शन काटना नहीं आएगा तब तक आप सीटेट क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, मेरे हिसाब से। ठीक है, आप ऑप्शन को निगलेक्ट करना सीखिए, जिससे कि आपको क्या होगा, सही उत्तर अपने आप से मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, देखो ये क्वेश्चन मैं पहले ही भी ले चुका हूँ। कहता है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कैसी संस्था है। कह रहा है प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है, कोई भूमिका नहीं है, बहुत कम भूमिका। देखो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। देखो प्राथमिक कारक के बारे में बताया था मैंने, परिवार। जब परिवार कैसा कारक है, प्राथमिक। और विद्यालय मैंने बताया था ये आपका द्वितीय कारक है। अगर परिवार के साथ पास पड़ोस जुड़ा हुआ है तब भी वो प्राथमिक कारक होगा, और अगर परिवार के साथ विद्यालय जुड़ा हुआ है तब वो द्वितीय कारक होगा। फिलहाल आपको दो चीज़ें याद रखना है, अगर प्राथमिक कारक पूछेगा तो परिवार आएगा, द्वितीय कारक पूछेगा और विद्यालय आएगा। अब इनके साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई वो उसी के अंदर ही आएगी। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय कारक, विद्यालय के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक, कोहलबर्ग ने क्या दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, और कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और लाइव बाइगोस्की ने क्या दिया, लाइव बाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये 4 तो पूर्ण के क्लियर हो गए। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ये तो किसने कहा है, ये कहा है आपका जीन पियाजे ने। ये कोटेशन है जीन पियाजे का। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं अनुकूलन करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, अनुकूलन करके सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, जिन्हें गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ाया जाता है और किसी भी चरण को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही चरणों का क्रम बदला जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, 30 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और आपका क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि
विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है और बच्चों के विकास बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं और संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से आते हैं। कह रहे विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखो मैंने बताया था केवल आनुवंशिक के कारण नहीं होता है, ये आनुवंशिक और वातावरण का क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो केवल हमें एक ऑप्शन नहीं लेना है, केवल आनुवंशिक ही आएगा और वातावरण नहीं आएगा तब भी ऑप्शन गलत होगा, वातावरण आएगा आनुवंशिक नहीं आएगा तब भी गलत होगा। हमें इन दोनों का क्या लेना है, दोनों को लेना है, क्योंकि वातावरण भी ज़रूरी है और आनुवंशिक भी ज़रूरी है। ठीक, इसलिए तो ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। कह रहा है विकास एक सरल और एक दिशीय नहीं होता, बहुदिशीय होता है। ठीक है, कह रहा है कि संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है और सुनिश्चित समय से होता है, ये भी गलत है। देखो किसी के कोई जल्दी चलना सीख लेता है, कोई देर में चलना सीखता है, किसी के जल्दी दांत आ जाते हैं, किसी के देर में दांत आते हैं, कोई जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई देर में बोलना सीखता है। तो संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से नहीं होता है। क्रम में तो होता है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, ये तो क्रम सही है, लेकिन सुनिश्चित समय से होता है ये ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो विकास, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका ठीक है। क्या विविधताएं होती हैं संस्कृति में? जैसे कि हमारे यहाँ लंबाई कम होती है, बाहर देशों में लंबाई ज़्यादा होती है, कुछ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, कुछ जल्दी जिनकी लंबाई बढ़ जाती है, कुछ जल्दी ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं, किसी के दांत जल्दी निकल जाते हैं, किसी के देर में निकलते हैं। तो बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। फिलहाल ऑप्शन अभी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य परमाणु चिन्ह कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे अवधि का मुख्य परमाणु चिन्ह होगा, ना कि परमाणु। ठीक है, मुख्य परमाणु चिन्ह कौन सा है? कह रहा है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, प्रतीकात्मक खेल का उभरना या तर्क संगत विचार का विकास जो कि प्रकृति के रूप से अमूर्त है। देखो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप जीन प्याजे की अवस्थाएं में चले जाइए। जीन प्याजे की मध्य वाली अवस्था कहाँ से कहाँ तक चलती है? मध्य वाली अवस्था 9 से 12 चलती है और हमारी 9 से वाले जो हमारी अवस्था है वो है हमारी 9 से 12 और जीन प्याजे की एक अवस्था है जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसकी उम्र हमारी कितनी है? 7 से 11 वर्ष है। तो यानी कि ये उम्र इससे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब देख लो, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या आता है? गणितीय संक्रियाएं आती हैं, विलोमीयता आती है, संरक्षण आता है, संधारण आता है, विकेंद्रीकरण, क्रम परिपक्व हो जाता है, वर्गीकरण होता है, श्रृंखला और पूर्व और क्या होता है? तर्क पूर्व चिंतन यानी कि तार्किकता की शुरुआत हो जाती है और कार्यकरण होता है। तो ठीक है, तो हमें अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है। देखो कह रहे हैं पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास होता है। ये तो आपकी पहली अवस्था में आ जाएगा, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था में आ जाएगा। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त सोचने की क्षमता का विकास, ये वाला भी नहीं होगा। ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा? अमूर्त अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये पहली अवस्था में आ जाएगा, संवेदी पेशीय अवस्था में आ जाएगा। कह रहा है प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये भी आपका आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये भी नहीं होगा। कह रहा है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से अमूर्त हैं, यही होगा। इसमें क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कहता है कि ये भी जीन प्याजे से संबंधित है। कहता है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है? देखो कह रहा है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। ठीक, उसके बाद कहता है कि प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और केंद्रीकरण अनुक्रमशीलता। ठीक है, देखो संरक्षण और वर्गीकरण ये किस में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ठीक है, ये आता है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, तो ये आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और
प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, अमूर्त चिंतन में परिकल्पनात्मक चिंतन आ जाता है, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन आ जाता है। ये देखो केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणशीलता अभी मैंने आपको बताई थी, ये किस में आ जाता है, ये आपका मूर्त में आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और आपका क्वेश्चन नंबर 17 किससे संबंधित है, लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है, लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित है। कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है, और एक उसमें कोटेशन दे रखा है, देखते हैं क्या कह रहा है। जब वे विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। कह रहा कौन सी अवस्था है ये, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, यहाँ पे यंत्रीय शायद नहीं होगा, यहाँ पे यंत्रीय होगा, या होगा यहाँ पे। ठीक है, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञाभरण अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अवस्था। तो देखो ये है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, यानी कि ये किस में आ जाता है ये पहली अवस्था में आ जाता है आपका। सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, ये आपकी उत्तर परंपरागत अवस्था की उपावस्था है। ठीक है, ये भी। और ये क्या कहती है, ये हमारी अवस्था कहती है कि सार्वभौमिक अवस्था, यानी कि इसका मतलब होता है परोपकार। परोपकार यानी कि दूसरे का भला करना ज़रूरी है, चाहे मेरा हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। दंड और आज्ञापालन, ये आपकी पहली अवस्था है, और पहली अवस्था की दूसरी उपावस्था है। कौन सी है, दंड एवं आज्ञापालन, यानी कि जिसमें क्या होता है, जो नैतिकता होती है दंड से निर्धारित होती है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा आपका डी, सार्वभौमिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, सामाजिक, इसमें क्या होता है, तुम मुझे, जैसे कि इसमें ये होता है कि अपना अपना हित देखना, यानी कि तुम मुझे अगर ये दोगे या मैं तुम्हें आपको वो दूंगा, यानी कि अगर तुम मुझे खीरे दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, चावल दूंगा, यानी कि तुम मुझे मेरी ज़रूरत का सामान दो, मैं उसके बदले तुम्हारा सामान दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मानवीय जो संबंध होगा उसमें धनात्मक संबंध बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने तो तुमसे ले लिया और जब मेरा नंबर आया तो तुमने मुझसे मना कर दिया, तो यहाँ पे ऋणात्मक संबंध हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास में यही ऑप्शन आएगा कि अपना अपना हित देखना, तुम मुझे टमाटर दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसे दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं, और 18 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि बाल्यावस्था की अवधि क्वेश्चन नंबर 18 है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, ये बताना है आपको। कह रहा है कि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। देखो कह रहा है, मैंने बताया था केवल, तो वैसे भी शब्द गलत आ जाएगा आपका, कट गया। कह रहा है अनियमित होता है, अनियमित तो नहीं होता है। कह रहा है धीमी गति से होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, धीमी गति से होता तो है, पहले शैशवावस्था में तेज़ होता है, बाल्यावस्था में धीमा होता है, किशोरावस्था में फिर तेज़ हो जाता है ना, प्रौढ़ावस्था में फिर धीमा हो जाता है। तो मैंने बताया था अभी आपको, विकास जो होता है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और आपका क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र का क्या अर्थ है। ऑप्शन पूरे नहीं आ रहे हैं, शायद पूरे ले लेते हैं। ठीक, तो ऑप्शन आपके पूरे आ चुके हैं। कह रहे हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ZPD की बात कर रहा है। और ZPD किसका शब्द है, ये आपका वाइगोत्स्की का शब्द है। किसका, वाइगोत्स्की। ठीक है, तो निकटस्थ यह विकास का क्षेत्र, आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इंग्लिश में याद रखेंगे, क्योंकि इसके हिंदी में नाम बदलते रहते हैं, है ना। जैसे संभावित विकास का क्षेत्र आ जाता है, समीपस्थ आ जाता है, नज़दीकी आ जाता है, समीपी आ जाता है। तो हिंदी में याद करने की बजाय आप क्या याद करेंगे, तो ये ZPD शब्द किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। अच्छा, पहले आप ZPD समझ लीजिए, ZPD कहते किसे हैं। ठीक है, तो ZPD कहते किसे हैं ये समझो पहले। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बच्चा है। ठीक है, बच्चा कोई कार्य कर रहा है, ठीक, तो कार्य करते करते वो यहाँ पर अटक गया। ठीक, और ये क्या है आपका, शिक्षक है, यानी कि कोई वयस्क आदमी है, वयस्क समझ लो। ठीक, तो क्या है मतलब,
कि ये बच्चा है, यानी कि बच्चा के समस्या समाधान के दौरान के बीच में उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य की, ये लक्ष्य क्या हो गया, इसे हम लक्ष्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लक्ष्य। यानी कि बच्चे के समस्या समाधान के दौरान बाद बीच में उलझ जाने के कारण वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी जो है, जिसे खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क की सहायता से क्या भरा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। ठीक है। यानी कि समस्या समाधान के दौरान जब बच्चा बीच में फंस जाता है तो वहाँ से लेकर और लक्ष्य तक के बीच की दूरी को हम ZPD बोलते हैं। और ZPD के द्वारा जो दी गई सहायता होती है वो कैसी होती है, अस्थायी होती है। कैसी सहायता होती है, अस्थायी होती है। और ZPD जो ने प्रेरणा ली थी, मतलब किस कॉन्सेप्ट से ली थी, वो हाथी के खिलौने के पैर जोड़ने से प्रेरित है। ठीक है, तो ये किससे प्रेरित है, हाथी के खिलौने से पैर जोड़ने से प्रेरित है। ठीक है, तो वो क्या था, मतलब ऐसा था कि एक बच्चा जो था हाथी के पैर जोड़ रहा था, उसने 3 पैर तो सीधे लगा लिए। इसमें मैं इरेज करता हूँ, 3 पैर उसने क्या करे, सीधे लगा लिए। अब एक पैर जो था वो उल्टा लगा दिया उसने। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ये बच्चे ने खुद तय की है। अब जो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो किसकी सहायता से भरा जा रहा है, वयस्क की सहायता से भरा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वयस्क की सहायता से भरी जा रही है, यही क्या कहलाती है, ZPD कहलाती है। उसे पैर लगाना तो आता है लेकिन सीधा लगाना नहीं आता। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपका, यही हमारा ZPD, जो गैप दिख रहा है यही हमारा ZPD कहलाता है। ठीक है, तो ZPD के द्वारा सहायता जो दी जाती है वो कैसी होती है, अस्थायी होती है। कैसी होती है, नहीं सॉरी अस्थायी नहीं होती है, मैंने गलत बता दिया, स्थायी सहायता होती है। कैसी होती है, स्थायी सहायता होती है। आप लोग ठीक कर लेना, जिसने भी अगर नोट किया हो तो वो ठीक कर लें, अस्थायी नहीं होती है, स्थायी सहायता होती है। ठीक है, और भाईगुस्की ने खेल का महत्व ज़्यादा माना है, खेल को अधिक महत्व माना है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं। कह रहा है वे प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ऐसा तो मैंने नहीं बताया। वे प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के व्यक्ति सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। बताया था ना बीच की, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं हमारा, कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसा होता है। तो पहले तो अब ये समझ लीजिए कि प्रगतिशील शिक्षा किसने दी, जॉन डीवी ने दी। किसने दी, जॉन डीवी साहब ने दी। ठीक है, अब प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है, मतलब क्या होती है कि ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं इसमें, और सामग्री और अनुभवों से जोड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्रगतिशील शिक्षा। अब वो क्या कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन अभिभावकों और प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल, असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक करता है। मैंने बताया था कि बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी नहीं चलेगी। कह रहा है सफल और कम सफल, असफल विद्यार्थियों को पहचानने के लिए। कह रहा है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायता करता है। बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। कह रहा है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, देखो ये भी गलत हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।